Assalamualaikum my dear student. Once again welcome back to our education journey. My YouTube channel name is Dharma के Academy. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और आपके यूट्यूब चैनल पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक में मैंने जो है ना आपको सिविक सेकेंड ईयर का 10 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट आंसर एक्सप्लेन किया था, जो हाफ आंसर हुआ था, जिसका नाम है एक्सप्लेन अबाउट फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके कितने टाइप्स है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन और साइड हेडिंग्स के बेस पे पहले एक प्रीवियसली पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरा ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो इसका मैं और एक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। आज जो है ना डायरेक्टली पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपना सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है। तो राइट टू इक्वालिटी अपने को जो है ना स्टूडेंट्स आर्टिकल 14 से 18 में आ रहे हैं। तो पहले क्या है, राइट टू इक्वालिटी किसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। दीज राइट गारंटीज रूल बाय लॉ, मतलब ये गारंटी दे रहा गवर्नमेंट की तरफ से, अपने को गारंटी है हर सिटीजन को रूल बाय लॉ, मतलब ये हर चीज़ क़ानून से चलेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगी, हर स्टेट में, पूरी कंट्री में, हर एरिया में, सब में। तो ये इक्वालिटी का मतलब क्या है, सबको एक बराबर मानना है। ठीक है स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग इन डिटेल्स इन आर्टिकल्स आर एस फॉलो। व्हाट एग्जैक्टली आर्टिकल्स में बोला गया आर्टिकल 14 से 18 में, तो देखते हैं हम स्टार्टिंग 1 बाय 1 सीरियल ऑर्डर में पूरा डिटेल आंसर कंप्लीट लिखना है आपको। आर्टिकल 14 क्या बोला, प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल प्रोटेक्शन मतलब हर सिटीज़न को बराबर देखा जाएगा और हर एक को बराबर जो है ना इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यानी किसी को रिलीजन के बेस पे बड़ा छोटा हो कुछ भी नहीं देखना है, सबको बराबर हक देना है। जैसा गवर्नमेंट के कौन सी पॉलिसी ले लो, एग्जाम्पल गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी को जो है ना सबके लिए गवर्नमेंट अलाउ करती, तो सब एक तरीके से गवर्नमेंट के इसमें इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल हो गया। जैसा गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ऐसा नहीं कि एक स्टेट में अलग रखे दूसरे स्टेट में, हर जगह गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर पॉलिसी सेम रहता। उसी हिसाब से हर एक कुछ गवर्नमेंट जॉब जो अपॉर्चुनिटी है वो एग्ज़ाम रहता, सबको सेम सेंटर रहता, सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहता। तो किसी को ऐसा नहीं किसी को सेलेक्ट कर रहे बगैर एग्ज़ाम से, किसी को एग्ज़ाम से, ऐसा कोई नहीं है बात। तो सबको क्या है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंडिया में। तो ये सब इक्वल हो गए। फर्स्ट आर्टिकल 14 में बोल रहा प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑल, सबको बराबर प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सबको बराबर हक दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 15 में क्या बोला गया, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी में भी भेदभाव नहीं होंगी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, चाहे रिलीजन हो जान दो, कैस्ट जात पात हो जान दो, कलर, जेंडर एक्सेट्रा, ये कोई भी चीज़ रहने दो, इसके अंदर कुछ भी भेदभाव नहीं होगा। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी के अंदर भी बड़ा छोटा डिफरेंस नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी मज़हब का हो, इंडियन रहा, सिटीजन है तो ख़त्म, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। चाहे वो कोई सा भी कास्ट का हो, कौन सा भी कलर, गोरे काले, हर एक कलर वही सेम है, और जेंडर मेल फीमेल कोई रहने दो, सबको बराबर हक दिया जाएगा। ये आर्टिकल 15 में बोला गया आपको। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आंसर में, आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या बोला, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू ऑल इन केस ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट का ज़्यादातर मोटिव जो है ना, ज़्यादातर अब प्रेजेंटली 5 ईयर प्लान्स में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे। तो गवर्नमेंट चाह रही कि जो भी एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे, गरीब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने की उम्र में जॉब कर रहे फैक्ट्रियों में, इधर उधर बड़े बड़े डेंजरस प्लेसेस में, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि सबको जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। जब 18 ईयर्स हो गए उसके ऊपर के होने के बाद जिसको भी बेरोज़गारी है उनको रोज़गारी यानी जॉब देना ज़रूरी है। ये आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया। आर्टिकल नंबर 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। एबॉलिशेस का मतलब को पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन को हटा देना। अनटचेबिलिटी का मतलब पुराने ज़माने में जैसा बड़ी जात वाले छोटी जात वाले ऐसा कॉन्सेप्ट था, जिसमें बड़ी जात वाले क्या करते थे, छोटी जात वालों को खुंदल देते थे, मारते थे, करते थे, मतलब बहुत घटिया व्यवहार करते थे। तो वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट अब प्रेजेंट सिनेरियो में अभी हटा दिया गया आर्टिकल नंबर 17 के हिसाब से।
उसका डिटेल बहुत ज़्यादा है, मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली पॉइंट समझा दे रहा हूँ आर्टिकल का मतलब क्या है। आर्टिकल नंबर 18 जो आपको बता रहा स्टूडेंट्स, प्रोहिबिट्स फॉरेन टाइटल्स एंड टाइटल्स लाइक महाराजा, प्रिंस एक्सेट्रा। प्रोहिबिट्स का मतलब मना है, जैसा अपने पास जैसा कि भारत देश अपना आज़ाद हो गया तो फॉरेन टाइटल्स किसी के भी है तो उनके मना है, रिटर्न कर देना है, हटा देना है। एंड टाइटल्स लाइक महाराजा, किसी को भी पहले बिफोर इंडिपेंडेंस महाराजा का लक़ब देते थे एरिया का हिसाब से, स्टेट के हिसाब से। जैसा कि इंडिपेंडेंस हो गया अपना स्टेट, अपनी कंट्री, नेशन अपना डेवलप हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गया, तो उसके हिसाब से महाराजा, प्रिंस का ये कॉन्सेप्ट अपनी कंट्री से हटा दिए। क्यों बोले तो यहाँ पे सिर्फ रूल बाय लॉ रहेगा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। राइट टू इक्वालिटी, अब दूसरा है राइट टू फ्रीडम, सबको इक्वल बना दिए। अब राइट टू फ्रीडम मतलब सबको आज़ादी है हिंदुस्तान देश में, अपनी कंट्री में कोई भी सिटीज़न एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता, हर एरिया घूम सकता, हर चीज़ है उसको, हर फ्रीडम है, हर चीज़ कर सकता, सिवाय ये कि इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल्स 19 to 22। तो आर्टिकल 19 क्या बोल रहा है, डायरेक्टली आर्टिकल्स है यहाँ पे देखिए, आर्टिकल क्या बोल रहा, दीज राइट प्रोवाइड 6 फ्रीडम्स टू ऑल इट्स सिटीजन। मतलब आर्टिकल 19 के अंदर ही 6 ऐसे फ्रीडम्स हैं वो हर सिटीज़न को दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये हो गया हर एक को फ्रीडम है, आज़ादी है स्पीच यानी अपनी बात रखने की, लोगों को अपनी बात बोलने की, एंड एक्सप्रेशन का मतलब लोगों की बात सुनने की भी। यहाँ ऐसा ही नहीं कि हम हमेशा हर सोसाइटी में रह हम ही हर सबको कुछ ना कुछ बोलें, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है बोले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपनी बात रखने के बाद एक्सप्रेशन आगे वालों की बात भी सुनना है। तो हर कोई, हर किसी कम्युनिटी को अपनी बात रखने की इजाज़त है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसा कि मैं बोला आपको, इंडिया के 29 स्टेट्स में विदाउट परमिशन आप कहीं भी जा सकते, लेकिन इंडिया के बाहर जाने के लिए आपको वो कंट्रीज़ की परमिशन होना है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब पूरे ऑल ओवर द इंडिया में आप कहीं भी जा सकते विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और ट्रेड, प्रोफेशन और ट्रेड का मतलब इंडिया के अगर नागरिक है आप, अगर इंडियन सिटीज़न है, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का मतलब कहीं भी जगह आप कारोबार कर सकते, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, मेरी तरीके से लेक्चरर हो, तो आप कहीं भी जाके प्रोफेशन अपना दे सकते। अगर प्रोफेशन नहीं है, अगर आप बिजनेसमैन है, तो कहीं भी जाके पूरे इंडिया के 29 स्टेट में आप बिजनेस कर सकते, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन मेन इंटेंशन क्या है, वो आपका जो बिजनेस रहना लीगल रहना, गवर्नमेंट की तरफ से परमिट रहना, परमिशन रहना। इलीगल एक्टिविटी आप कहीं भी नहीं कर सकते, आपके खुद के स्टेट में भी नहीं रह सकते थे, ना आपके दूसरे स्टेट्स में कर सकते, ना ही आपके स्टेट में करते। तो ये पॉइंट याद रख लीजिए। फ्रीडम ऑफ असेंबल विदाउट आर्म, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबल का मतलब कहीं भी आप जाके रुक सकते। फॉर एग्जांपल मैं मान लो मैं तेलंगाना हुआ हूँ, तेलंगाना में पला बड़ा हुआ करा, अब मैं यहाँ से मेरी फार्दर स्टडीज़ करना चाह रहा हूँ, हायर स्टडीज़ PhD वगैरह, मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली के इंस्टीट्यूट कॉलेजेस अच्छे हैं, तो मैं वहाँ जाके रह सकता हूँ। फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म, किसी को भी परेशान करे बगैर मैं इंडिया के कोई दूसरे स्टेट्स में जाके भी रह सकता हूँ। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फॉर्म एसोसिएशन का मतलब जैसा मैं कौन से भी रिलीजियस का ग्रुप का हूँ, जैसा मैं मुस्लिम हूँ एग्जांपल मैं मस्जिदेस और मदरसास बना सकता हूँ, कोई हिंदू से तो नो टेम्पल्स बना सकते, राइट, मंदिर्स बना सकते, कोई क्रिश्चियंस है ब्रदर तो लोग क्या कर सकते हैं, चर्चेस बना सकते, कोई मेरे ब्रदर सिख्स हैं तो जो है ना सिख्स के वो जो रहते ना गुरुद्वारे वो बना सकते। बहरहाल आप जो भी रिलीजन से बेस करते वो चीज़ें आप वो फॉर्म करके बना सकते। फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर का मतलब भी वही है, आप कहीं भी जाके सेटल मतलब परमानेंट रह सकते हैं, लेकिन वो इंडिया रहना है। ये टोटल जो 19 आर्टिकल में 6 राइट्स है, ये पूरे इसके अंदर 19 में आ रहे, तो 19 आर्टिकल वो तो ये 6 पॉइंट्स है, राइट स्टूडेंट्स। फिर आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 क्या बोला गया आपको, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, यानी आर्टिकल 20 ये बोल रहा है कि आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी तब तक जब तक आप कोई वायलेट ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ मतलब आप किसी लॉ को ना तोड़े। जैसे आप एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन ले लो, अगर आप ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो करें, अगर आप हेलमेट पहने, आप लाइसेंस रखें, आपके पास इंश्योरेंस है, आप मेन जो है ना सिग्नल फॉलो कर लेते आप करें, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन लॉ, एक्सेप्ट मतलब
जो वायलेट करे उनको पनिशमेंट दी जाएंगी, अदर्स को किसको भी गवर्नमेंट से और पुलिस वालों से किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वायलेट द लॉ को, कानून को नहीं तोड़ना बस आप। आर्टिकल नंबर 21 क्या बोल रहा, राइट टू लाइफ एंड एजुकेशन। हर इंडियन सिटीजन को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और उनके हिसाब से उनकी पढ़ाई पढ़ने का हक है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट टू लाइफ एंड एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 22, नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट ए वैलिड रीज़न और वारंट। मतलब अपनी इंडियन गवर्नमेंट में किसी के खिलाफ कंप्लेंट आई, कुछ आई, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करके वो पर्टिकुलर पर्सन को, चाहे मेल हो या फीमेल को, जो है ना अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट ए वैलिड रीज़न और वारंट। मतलब आपको कोई गिरफ्तार करने हैं, किसी वजह से आपको पकड़ने हैं, बट उन लोगों के पास रीज़न नहीं है, वैलिड रीज़न भी नहीं है और किसी की कंप्लेंट भी नहीं है आपके खिलाफ, तो वो लोग आपको लेकर नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 22 बताता आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट। तीसरा राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो मेरा फेवरेट राइट है। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट का मतलब किसी को तबाह होते हुए देखते हुए रोकना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23, 24। तो स्टूडेंट्स अभी भी आपके सोसाइटी में से 2 चीज़ें होते रहते, तो आपका काम है गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, यानी पुलिस को इन्फॉर्म करना, शी टीम्स को इन्फॉर्म करना, ऐसा कुछ गलत हो रहा तो। एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 23 में क्या बता रहा, प्रोहिबिट्स, मना है, परचेज एंड सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों को ख़रीदना बेचना मना है। या ख़रीदना बेचने से मतलब जो है गया ना, जैसा किडनैपिंग हो गया, जैसा ड्रग्स हो गया, ठीक है, जैसा किडनैप करके जैसा लेडीज़ को, बच्चों को, किड्स को जो है ना पैसे मांगते, वैसे चीज़ें अगर आपके सामने कहीं ऐसा हो रहा तो आपकी इन्फॉर्मेशन है, कोई स्ट्रेंजर ही होगा वो जिसको पकड़ कर लेके जा रहे, अगर ये आपके सामने हुआ या आपको किसी के ऊपर शक आया तो आप क्या करना, फ़ौरन अगर उनके फैमिली मेम्बर्स को जानते तो उनको इन्फॉर्म करना, नहीं बोलता आप पुलिस में कंप्लेंट करके आर्टिकल नंबर 23 के हिसाब से किसी की भी लाइफ को बचाना। ये हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है, खाली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है। आर्टिकल नंबर 23। ठीक है स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 24 प्रोहिबिट्स, मना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन डेंजरस प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। यानी जो बच्चे जिनकी एज 14 साल से कम है, अगर वो 14 साल से कम यानी 13 साल, 12 साल, 10 साल, 11 साल, ऐसी उम्र के बच्चे डेंजरस प्लेसेस जैसा बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं, माइंस रहते हैं, वैसी जगह पे काम करें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी एज ए इंडियन सिटीज़न, आप उनको जाके रोकना। अगर वो लोग नहीं सुने, उनके माँ बाप को बोलना, उनके पेरेंट्स भी नहीं सुने, गरीबी के आलम में कुछ भी ऐसा पढ़ा है, उन लोगों को पढ़ाना लिखाना नहीं करके फैक्ट्री में भेज रहे, तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं ये आर्टिकल के हिसाब से। फिर वो बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल या स्कूल में आप दाखिला दिलाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर इंडियन सिटीज़न की। अगर अपना देश बदलना है तो अपने बच्चों को बदलना पड़ता, अपने बच्चों को तालीम, एजुकेशन देना पड़ता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका थर्ड राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी कुछ भी गलत होते रहता तो जो अपना गवर्नमेंट की मदद करता हूँ और हर एक को सजेशन देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट पे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हर एक बंदे को अपनी रिलीजन पे रहने का, जीने का हक है। आर्टिकल 25 से 28 में ये अपने फ्रीडमों के ऊपर बताया गया स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आर्टिकल नंबर 25 में क्या बोला, एम्पावर सिटीजन टू प्रैक्टिस ओनली रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। मतलब जो भी अपने जितने भी सिटीजन हैं, अपने अपने जो रिलीजन है, उसके रिलीजन उनकी चॉइस के हिसाब से मुताबिक से वो रह सकते हैं। मैं अभी ये जो आर्टिकल समझा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से समझा रहा हूँ, इसमें फैमिली मैटर्स का, उसका मेरा कंसर्न कुछ भी नहीं है। जो बंदा या बंदी जो रिलीजन में रहना चाह रहे, 18 ईयर्स के ऊपर होने के बाद वो अपना रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें पर्सनल मैटर नहीं आता, ये फैमिली का इशू अलग है। ये गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही, मैं नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट दे रही है। आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 26 में बोला, एम्पावर सिटीजन टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन टू प्रोमोट दैन रिलीजन, यानी हर कोई इंडियन सिटीजन अपने एरियाज में, अपने सोसाइटी में, अपने स्टेट में क्या है, इंस्टीट्यूट बना सकता। एग्जांपल मुस्लिम्स का मैं इसलिए पहले एग्जांपल दिया, मुस्लिम्स रहे तो ऐसा मस्जिद बना सकते हैं, हिंदू ब्रदर्स है, ब्रदर्स उन लोग क्या है टेम्पल्स बना सकते हैं, क्रिश्चियन ब्रदर्स है उन लोग चर्चेस बना सकते हैं, सिख ब्रदर्स है उन लोग क्या है गुरुद्वाराज बना सकते हैं, गुरुद्वाराज बना सकते हैं। तो ऐसे जो जो भी जना बनाना चाह रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, यानी प्रेयर्स के प्लेसेस।
ओके स्टूडेंट्स, आर्टिकल नंबर 27 में क्या बोला? प्रोहिबिट से स्टेट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिट्स मतलब मना है, कौन से भी स्टेट गवर्नमेंट को मना है टैक्स कलेक्ट करना इन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन यानी धर्म के नाम पर टैक्स वसूल करना, ये मना है अपनी इंडियन गवर्नमेंट बोलती। तभी आप देख लो मस्जिदें रहने दो, मंदिरें रहने दो, चर्चेस रहने दो, गुरुद्वारास रहने दो, अदर रिलीजन कोई मैं जिनसे भूल जा रहा हूँ, वैसे कोई भी इंडिया में जो रिलीजन्स रह रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट। ये एक बात याद रख लो आप। आर्टिकल नंबर 28 में क्या बोला? से नो रिलीजन इंस्टीट्यूशन हैज गिवन इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब नाउ डेज प्रेजेंट जनरेशन में हो रहा क्या बोले तो प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट पीजी कॉलेजेस, इसमें क्या हो रहा? अपने रिलीजन की स्टडीज हो रही, जहाँ पे इंडिया को बंटवारा किया जा रहा। एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ अपना आर्टिकल बता रहा गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई भी रिलीजन को नहीं देखा जाएगा, ऑल आर इक्वल। जैसा कि मैं पहला राइट बोला था, राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबर देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्लियरली बता जा रहा पूरे रिलीजन एक बराबर है। से नो रिलीजन इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट में कोई भी रिलीजन के स्टडीज़ नहीं पढ़ाते और किसी को भी मज़हब के बारे में नहीं बताते, ऑल आर इक्वल बोल के सबको एक ही क्लास में बिठाते गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस में। ये रिमेंबर हो गया। ये पॉइंट था आपका पूरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फिफ्थ साइड हेडिंग है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29-30। अब ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है? आर्टिकल नंबर 29 में क्या बता रहा? एनेबल्स एवरी सिटीजन टू प्रमोट देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। हर कोई इंडियन सिटीजन्स अपनी लैंग्वेज पे रह सकता है, अपने कल्चर पे भी रह सकता है। सपोज एग्जांपल मान लो हिंदुस्तान में है, वो बंदा हिंदुस्तान में पैदा हुआ, पुराने ज़माने की बात है, कहावत एक ही लैंग्वेज पे ज़िंदा है तो एक ही लैंग्वेज से उन्हें रह सकता है। उसके ऊपर कुछ भी दबाव नहीं है कि ये लैंग्वेज पढ़ो, ये नहीं। ये लैंग्वेज का मतलब एक ज़बान है, अगर अपने को कम से कम एक ज़बान आ गई हिंदी तो भी अपन पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लैंग्वेज अपने को दे रही गवर्नमेंट। दूसरा कल्चर बोले तो आपका रहन सहन, जैसा कोई पुराने ज़माने में धोती कुर्ता पहनते थे, अब क्या जनरेशन चेंज होते होते शर्ट पैंट पे आ गए, उसके बाद आते आते जीन्स टी शर्ट पे आ गए। तो ये क्या है, जो जैसे ड्रेसिंग सेंस में रह रहा हूँ वैसे ड्रेसिंग सेंस में रह सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं है। लेकिन आपकी ऑफिशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग है। आप पर्सनल लाइफ में जो चाहे वो पहन सकते हैं, ऑफिशियल लाइफ में आपके जो ऑर्गेनाइजेशन वाले जैसा बोले आपको यूनिफॉर्म वो मेंटेन करना पड़ता। आर्टिकल के हिसाब से आप इंडिया में रह के हर चीज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज भी कौन सी भी यूज़ कर सकते हैं, कल्चर भी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में क्या बोला? प्रोहिबिट्स मना है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। मतलब यहाँ खुला बता रहा मना है स्पेशल ट्रीटमेंट कोई भी सिटीजन को नहीं देना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। चाहे वो कोई भी रिलीजन का कास्ट का होगा, सबको बराबर इक्वल बनाना और मेंटेन करके रखना है। क्यों बोलते हैं? एक एजुकेटेड पर्सन जो रहता ना सबको एक बराबर नज़र देखता, किसी को नहीं कि एक एजुकेशन मिनिस्टर को एक हायर रेट में देख रहे, किसी को छोटे मिनिस्टर को लो रेट में देख रहे, ऐसा नहीं कि हर एक को जो है ना एक ही जो है ना ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 13 बता रहा। आर्टिकल नंबर 30। अब लास्ट राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर 32 में क्या बता रहा है यहाँ पे? दीज राइट इज कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की सोल है बता रहा है यहाँ पे। सोल का मतलब रूह, आत्मा। तो यानी ये शुरू के जो 5 राइट्स है उसका मेन राइट ये है। इसके थ्रू अपन कुछ भी राइट में इश्यूज वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो अपन ये राइट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दीज राइट एनेबल सिटीजन टू गो टू कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। मैं शुरू के अब तक राइट टू इक्वालिटी से लेके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के पूरे आर्टिकल जो समझा, इसमें कुछ भी मिसयूज हो रहा आपका, कोई भी आपका राइट आपसे छीन रहे तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स इफ दे आर वायलेटेड, यानी वो तोड़ दे रहे, कोई भी है जने आपके रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के तोड़ रहे तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। इफ़ दे आर वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअल, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे जो है ना बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी जना ये आर्टिकल्स के थ्रू ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से।
तो आपको क्या है इंसाफ मिलता। लेकिन मसला क्या है बोले तो इंडिया में आबादी बहुत है, सिटीजन ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कोर्ट्स इंडिया में अवेलेबल कम है, तो आपको इमीडिएटली उसका सोल्यूशन नहीं मिलता, आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ सकता। मैं बोल रहा हूँ मेरा पर्सनल रीज़न से, आपको 1 साल 2 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकते हैं, जो डिपेंड करता आपके केस के ऊपर। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सेकंड पार्ट में मैं आंसर कंप्लीट कर दिया। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ना लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। फंडामेंटल राइट सिविक सेकेंड ईयर का डैम श्योर क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ सो आया सो है। तो टोटल इसके 6 राइट्स है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेके आंसर स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट पेज यहाँ पे एंड हुआ, यानी सबसे लेंथी आंसर बोले तो आपको सिविक्स में यही आंसर है। बट मेरा सजेशन है आप ये खाली एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत पढ़िए, ये आपके रूल्स ऑफ गवर्नमेंट का है, आपको फ्यूचर में भी हमेशा काम आएगा। कहीं भी गलत हो रहा, कुछ भी हो रहा, आपका राइट्स आपसे कोई छीन रहा कर रहा, तो आप ये राइट्स के थ्रू आप मीडिया में रुबाब से बात करके बोल सकते हैं कि मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कानून जो है ना हिंदुस्तान का, वो हमारे प्रोवाइड करी, हम ऑल इंडियंस आर इक्वल है, तो हमारे भी क्या है इंसाफ होना। इस हिसाब से आप बात करिए तो आपको ये फ्यूचर में भी हेल्प होएगी, एग्ज़ाम में भी 10 मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी नॉलेज के हिसाब से एज ए लेक्चरर, एज ए फैकल्टी, मेरे हिसाब से मैं 100% मेरे कोशिश करा समझाने की। अगर इसमें कुछ भी पॉइंट्स छूट गए, मिस हो गए, गलती हो गई, कुछ भी हो गई, तो आप सभी एक्सक्यूज़ कर दीजिए मेरे बातों को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 10 मार्क्स का डैम श्योर क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह ऐसे ही मिलते रहेंगे, एवरी वीक में मैं एक आंसर अपलोड करूंगा। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, मंडे मॉर्निंग टू इवनिंग, पूरा डिग्री कॉलेज को पढ़ाना, इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, तो मेरे को पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि वीक में 1 या 2 वीडियोस में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो एवरी सैटरडे संडे इंशाल्लाह मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। मेरे पेज को आपको ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके वैल्यूएबल डाउट्स कमेंट सेक्शन से मुझसे शेयर करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं उन सभी में सर्कल में शेयर करिए। और आप मेरे को मेरा चैनल कैसा लगा, मेरे वीडियोस कैसे लगे अब के और प्रीवियसली में, वो भी बताइए, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, बाय, अल्लाह हाफिज़।